हेलो फ्रेंड, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बैटरी के बारे में अध्ययन करेंगे, सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। बैटरी को हम ऐसा कह सकते हैं, बैटरी आर दोज इन विच वेरियस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन ए सीरीज। जब बहुत सारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स एक सीरीज में कनेक्टेड होती हैं तो बनने वाले डिवाइस को हम कहते हैं बैटरी। When several electrochemical cells are connected in a series, then we tell that cells as battery। तब उसको हम बैटरी कहते हैं। बैटरी का मेन काम होता है कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। बैटरीज आर द गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी टू टाइप्स की होती हैं, प्राइमरी बैटरी और दूसरा होता है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी आर नॉन रिचार्जेबल बैटरी। प्राइमरी बैटरी वो बैटरी हैं जिसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, दीज आर नॉन रिचार्जेबल। सेकेंडरी जो बैटरी होती हैं दे आर रिचार्जेबल बैटरी, इनको हम चार्ज कर सकते हैं। प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है टार्च में लगने वाला सेल, घड़ी में लगने वाला सेल, ये आपके प्राइमरी बैटरी हैं। और ये बैटरी यूज एंड थ्रो होते हैं, एक बार इनकी एनर्जी कंज्यूम हो जाए तो फिर ये किसी काम के नहीं रहते, इनको फेंक देना पड़ता है। ये नॉन रीयूजेबल हो जाते हैं। और सेकेंडरी बैटरी एक रीयूजेबल बैटरी है, जिसको हम बार बार रिचार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कार की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी एट्सेट्रा। कार और इन्वर्टर की बैटरी ये सेकेंडरी बैटरी है, इसको हम लेड स्टोरेज बैटरी भी कहते हैं, क्योंकि इसको रिचार्ज करके हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं। जबकि टार्च में लगने वाला सेल, रिमोट में लगने वाला सेल, घड़ी में लगने वाला सेल, ये प्राइमरी बैटरी है, क्योंकि एक बार इसकी एनर्जी कंज्यूम हो जाए तो ये फिर किसी काम का नहीं रहता और इसको हम रिचार्ज करके दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो प्राइमरी बैटरीज आर दोज व्हिच कैन नॉट बी रिचार्ज एंड कैन नॉट बी यूज again and again, whereas secondary batteries are those which can be recharged and which can be reused again and again. This is the basic difference between primary and secondary batteries. Now, example of primary battery is dry cell. इसको लेक्लांसे सेल भी कहते हैं। One example of dry cell is flashlight and radio batteries. इसमें क्या किया जाता है कि जिंक का एक कंटेनर होता है जो एनोड की तरह से काम करता है, और ग्रेफाइट की एक रोड होती है बिल्कुल बीचों बीच में, जो कि कैथोड की तरह से काम करती है। जिंक का एनोड होता है और ग्रेफाइट रोड का कैथोड होता है। एनोड जिंक होता है और कैथोड ग्रेफाइट होता है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उसको मिक्सचर्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड, जिंक क्लोराइड, इनके द्वारा भर दिया जाता है पोरस इनएक्टिव सॉलिड्स। अब इसका एक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। एज इलेक्ट्रिकल करंट इज प्रोड्यूस्ड, जिंक डिजॉल्व एंड गोज इनटू सॉल्यूशन एज जिंक आयन। अब जिंक यहाँ पर जिंक कंटेनर एनोड की तरह से इस्तेमाल होता है, इसलिए जैसे ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो जिंक कंटेनर में जिंक मेटल का ऑक्सीडेशन होने लगेगा, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, और वो जिंक आयन धीरे धीरे सॉल्यूशन में जाना शुरू कर देते हैं। जबकि दूसरी तरफ कैथोड पर रिडक्शन होगा। यहाँ देखेंगे एनोड जिंक का कंटेनर है, जिंक कंटेनर एनोड की तरह से काम करता है, ग्रेफाइट की रोड है जो कि कैथोड की तरह से काम करती है, और इसके बीच में अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, मैग्नीज ऑक्साइड, पोरस सेपरेटर, ये सारी चीज़ें इसमें भरी हुई रहती हैं, इनका पेस्ट इसमें होता है।
ड्राई सेल्स के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। एनोड रिएक्शन। ड्राई सेल में एनोड पर रिएक्शंस होता है, उसको देखिए। एनोड पर ऑक्सीडेशन का रिएक्शन होता है और एनोड क्या है? एनोड है हमारा जिंक। एनोड हमारा जिंक है। तो इस पर रिएक्शन कैसे होता है देखेंगे। Zn जीरो वैलेंसी गिव राइस Zn डाई पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन होता है एनोड पर। ये एनोड का रिएक्शन है। द ग्रेफाइट रोड इज हियर कैथोड। एनोड यहाँ पर कौन सा है? जिंक रोड। जिंक रोड को एनोड बोलेंगे और यहाँ पर ग्रेफाइट रोड को कैथोड कहते हैं। अब हम कैथोड पर रिएक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। कैथोड में अमोनियम आयंस फॉर्म द अमोनियम क्लोराइड आर रिड्यूस्ड एज कैथोड। कैथोड पर अमोनियम आयन का रिडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है ये ज़रा देखेंगे आप। रिएक्शन है 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइस 2NH3 प्लस H2 गैस। H2 गैस ये आपका रिएक्शन होगा कैथोड पर। 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइस 2NH3 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर कैथोड पर अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती रहती है। अब अगर हम इस ड्राई सेल के रिएक्शंस को देखेंगे, सभी रिएक्शंस को देखेंगे एक साथ, तो सेल रिएक्शंस क्या हैं देखेंगे एक बार आप। एनोड पर रिएक्शन कैसे होता है वो देखिए। एनोड पर होगा Zn गिव राइस Zn डाई पॉजिटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये एनोड पर होगा रिएक्शन। कैथोड पर रिएक्शन अगर आप देखेंगे तो ये होगा 2NH3 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइस 2NH3 प्लस H2। ये एनोड पर रिएक्शन होता है। Zn गिव राइस Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पर रिएक्शन होता है 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइस 2NH3 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ कैथोड पर अमोनिया और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है। अब जो हाइड्रोजन गैस और अमोनिया प्रोड्यूस होती है ये नुकसान पहुंचा सकते हैं सेल को, इसलिए इन दोनों को हम रिमूव करते रहते हैं। कैसे रिमूव करते हैं? MnO2 प्रिवेंट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम कलेक्टिंग ऑन ग्रेफाइट। कैसे? उसका रिएक्शन आप देख लीजिए। H2 प्लस 2MnO2 ये आपस में रिएक्शन करते हैं। MnO2 रिएक्शन करता है और आपका प्रोडक्ट जो बन जाता है वो होता है 2MnOOH ये बन जाता है। और इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस MnO2 के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है और ये कैथोड पर इकट्ठा नहीं होने पाता है, ग्रेफाइट रोड पर इकट्ठा होने नहीं पाता है। एट एनोड पर क्या होता है कि जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है वो अमोनिया गैस जिंक आयन के साथ रिएक्शन करके सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है। कैसे होता है रिएक्शन वो देख लीजिए। Zn डाई पॉजिटिव आयन प्लस 4NH3 गिव राइस, यहाँ पर बनेगा Zn NH थ्राइस का होल 4 डाई पॉजिटिव आयन कॉम्प्लेक्स। इसका नाम होगा टेट्रा अमीनो जिंक कैटायन। और इस प्रकार से एनोड पर अमोनिया गैस रिमूव होती रहती जिंक आयन के द्वारा और कैथोड पर MnO2 के द्वारा हाइड्रोजन गैस रिमूव होती रहती है।
ये रिएक्शंस हैं ड्राई सेल में होने वाले, इनको एक बार आप देख सकते हैं। एनोड पर रिएक्शन होता है Zn गिव राइज Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर रिएक्शन होता है 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज 2NH3 प्लस H2। और मैग्नीज का रोल क्या है, 2MnO2 प्लस H2 रिमूव्स इट Mn2O3 एंड प्लस H2O। और जिंक आयन रिएक्ट विथ NH3 टू गिव राइज अमोनियम क्लोराइड का होता है 2NH3 प्लस Cl माइनस गिव राइज 2NH ZnNH3 का होल ट्वाइस Cl2। ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। इस प्रकार से ओवरऑल रिएक्शंस होते हैं। अब हम देखेंगे इसमें एल्कलाइन ड्राई सेल्स। कुछ सेल्स एल्कलाइन ड्राई सेल्स होते हैं। एल्कलाइन ड्राई सेल्स भी सिंपल ऑर्डिनरी ड्राई सेल की तरह से होते हैं, बस यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एल्कली है, इसको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, मिक्स कर दिया जाता है। बाकी सारी चीज़ें एक जैसी ही होती हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अब हम लोग सेकेंडरी बैटरी के बारे में अध्ययन करेंगे। सेकेंडरी बैटरी 2 टाइप्स का होता है, प्राइमरी बैटरी एंड सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी हम उन बैटरीज को कहते हैं जो रिचार्ज की जा सकती हूँ, जो डिस्चार्ज होती हूँ फिर रिचार्ज होती हूँ, फिर डिस्चार्ज होती हूँ फिर रिचार्ज होती हैं। मतलब ऐसी बैटरी जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार हम जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरीज आर चार्जेबल बैटरीज। एग्जाम्पल के तौर पर कार बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, ये सब सेकेंडरी बैटरी हैं क्योंकि इनको हम चार्ज कर सकते हैं। सो चार्जेबल बैटरीज आर कॉल्ड सेकेंडरी बैटरी। चार्जेबल बैटरी को हम सेकेंडरी बैटरी कहते हैं बिकॉज दे कैन बी यूज अगेन एंड अगेन, क्योंकि इनको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छी क्वालिटी का सेकेंडरी बैटरी उसे कहा जाता है जो कई बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सके। अब सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी का एग्जाम्पल होता है कार बैटरी, इन्वर्टर बैटरी एक्सेट्रा। ये सब लेड स्टोरेज बैटरी हैं और ये सेकेंडरी बैटरी हैं क्योंकि इनको रिचार्ज किया जा सकता है और इनको बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एनोड होता है लेड, कैथोड होता है लेड ऑक्साइड और इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं इसमें 38% सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड। लेड एनोड है, लेड ऑक्साइड कैथोड है और 38% कंसनट्रेटेड H2SO4 एज ए इलेक्ट्रोलाइट इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें रिएक्शन देख लेते हैं। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है तो डिस्चार्जिंग का रिएक्शन क्या है आप इसको देखेंगे। एनोड पर Pb प्लस SO4 एक्वस गिव राइज PbSO4 सॉलिड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर रिएक्शन होता है PbO प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव राइज PbSO4 प्लस 2 H2O। ओवरऑल रिएक्शन जो होता है वो ये है Pb प्लस PbO प्लस 2 H2SO4 गिव राइज 2 PbSO4 प्लस 2 H2O। और इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन डिस्चार्जिंग का होता है। अब चार्जिंग का अगर रिएक्शन लिखना है तो इसी को उल्टा कर दीजिए। एनोड को कैथोड बना दीजिए, कैथोड को एनोड बना दीजिए। प्रोडक्ट को रिएक्टेंट की जगह ले दीजिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट की जगह ले दीजिए। दोनों केस में एनोड की जगह पर कैथोड जाएगा, कैथोड की जगह पर एनोड जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएंगे, उल्टा हो जाएंगे। जो एनोड का रिएक्शन है वो कैथोड का रिएक्शन बन जाएगा, लेकिन उसमें प्रोडक्ट PbSO4 ना हो करके रिएक्टेंट PbSO4 होगा और प्रोडक्ट के तौर पर PbNSO4 होगा। ऐसे ही कैथोड में भी इस प्रकार से आप डिस्चार्जिंग के बजाय चार्जिंग का भी रिएक्शन लिख सकते हैं। ये इसका डायग्राम है लेड स्टोरेज बैटरी का। कुछ और लेड स्टोरेज बैटरीज हैं इम्पोर्टेंट, उनका एग्जांपल है निकल कैडमियम बैटरी, निकल कैडमियम सेल। ये भी सेकेंडरी बैटरी है। ये
बैटरी का लाइफ जो है ज़्यादा होता है, लेड स्टोरेज बैटरी की तुलना में ये लॉन्गर लाइफ का सेल है, लेकिन ये एक्सपेंसिव होता है, ये महंगा होता है। निकल और कैडमियम मेटल महंगे मेटल हैं लेड के कंपेरिजन में, इसलिए ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। ऑल्दो इट हैज़ लॉन्गर लाइफ देन लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन कैडमियम प्लस 2NaOH होल थ्राइस गिव राइस कैडमियम ऑक्साइड प्लस 2NiOH का होल ट्वाइस प्लस H2O। और ये इसका डायग्राम है। और इस प्रकार से दो सेकेंडरी बैटरी हैं, एक निकल कैडमियम बैटरी, दूसरा लेड स्टोरेज बैटरी। लेड स्टोरेज बैटरी एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है और जनरली क्वेश्चन आता है राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी। कभी कभी ये भी आता है, इसका उल्टा करके पूछ लेता है राइट द केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ बैटरी। तो जब चार्जिंग ऑफ बैटरी की बात होगी तो उसको हम उल्टा कर देंगे, और जब डिस्चार्जिंग की बात होगी तो जैसे रिएक्शन लिखा गया है उसी टाइप का रिएक्शन हम यहाँ लिख देंगे। तो कोरोजन एक्चुअली कोरोजन इज ए प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सरफेस। कोरोजन वास्तव में मेटल सरफेस का स्लो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन, एंड इट इज़ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। और ये जो स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल सरफेस है वो एक प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। कोरोजन, दो वर्ड आपको हमेशा याद रखने हैं कोरोजन में, जो इसके की वर्ड हैं। पहला है प्रोसेस ऑफ स्लो ऑक्सीडेशन और दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। कोरोजन इज द टाइप ऑफ electrochemical process and it is the process of slow oxidation of metal surface by the action of moisture, acids, bases, atmospheric gases, etc. corrosion of iron metal is called rusting। आयरन के corrosion को हम रस्टिंग कहते हैं। रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस हमको प्राप्त होता है जब आयरन का corrosion होता है। जब सिल्वर का कोरोजन होता है तो हमको ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलता है, सिल्वर सल्फाइड। जब कॉपर का कोरोजन होता है तो हमको ग्रीन कलर का सब्सटेंस मिलता है, कॉपर कार्बोनेट। ये सारे प्रोसेस, ये सभी कोरोजन स्लो ऑक्सीडेशन है, मेटल सरफेस का स्लो ऑक्सीडेशन है। और ये सभी प्रोसेस एसिड्स, बेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड मॉइस्चर्स की प्रेजेंस में होता है। कोरोजन होने की वजह से मेटल के जो सरफेस होते हैं वो मेटल के सरफेस लेयर बाय लेयर कोरोड होकर के निकलते रहते हैं, रिमूव होते रहते हैं, कोरोड होकर के रिमूव होते रहते हैं। और इसी वजह से मेटल धीरे धीरे थिन होता जाता है, पतला होता जाता है, कमज़ोर होता जाता है और ब्रेकेबल होता जाता है, टूटने योग्य होता चला जाता है। आयरन के कोरोजन के लिए एक स्पेशल टर्म इस्तेमाल किया जाता है और उस टर्म को कहते हैं रस्टिंग। आयरन के कोरोजन को हम रस्टिंग कहते हैं। और यहाँ पर लिखा है रस्टिंग क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। अब मान लो कि आयरन मेटल की रस्टिंग हो रही किसी स्पॉट पर, किसी पॉइंट पर, तो जिस स्पॉट पर आयरन का रस्टिंग होगा उस स्पॉट पर जो आयरन एटम है वो एनोड की तरह से बिहेव करेगा। दैट विल बिहेव एज एनोड, वो एनोड की तरह से बिहेव करेगा। और जब एनोड की तरह से बिहेव करेगा तो उस स्पॉट पर आयरन का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, प्योर मेटल वर्क एज एनोड एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन slowly under the influence of acids, bases, moistures and atmospheric gases. An electron released during the process get moved through the metal and now go to another spot of the metal. यहाँ पर आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जब भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है तो उसमें एनोड होता है, कैथोड होता है
और इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस डिजॉल्व इन मॉइस्चर, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह से काम करते हैं। इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो जो कैथोड की तरह से काम करते हैं, और जो प्योर मेटल होता है वो एनोड की तरह से काम करता है। जब एनोड पर ऑक्सीडेशन होने लगता है, ऑक्सीडेशन होने से आयरन आयंस रिलीज होते हैं, तो ये आयरन आयंस इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में से फ्लो होते हुए दूसरे स्पॉट पर दूसरे जगहों पर चले जाते हैं। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन क्या है। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द मॉइस्चर। और जब ये दूसरे प्लेस पर पहुंचते हैं तो इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन दे रिड्यूसेस द ऑक्सीजन। अब ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रोलाइट में हाइड्रोजन आयन है। जैसे CO2 जब मॉइस्चर में एब्जॉर्ब हो जाती है तो H2CO3 बन जाता है, जो कि कार्बोनिक एसिड है, और ये हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कराता है। इस हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन रिड्यूस होता है उन इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा जो कि ऑक्सीडेशन के दौरान प्रोड्यूस हुए थे। नेक्स्ट, फेरस आयंस आर फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। मैंने कहा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन होगा तो आयरन का ऑक्सीडेशन होगा। इसीलिए कहा जाता है कि ऑक्सीजन यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जो फेरस आयन प्रोड्यूस होते हैं उनका फिर से जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीडेशन हो जाता है, और वो फेरस आयन फेरिक आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यही फेरिक आयन रस्ट के फॉर्म में हमको बाद में मिलते हैं, और जो कि हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि कोरोजन से हम कैसे बच सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जानना कि हम कोरोजन से कैसे बचें, क्योंकि कोरोजन की वजह से बहुत बार बड़े बड़े और कीमती ब्रिज कोलैप्स कर जाते हैं। बहुत सारे इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स जो की कंपोनेंट्स हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कोरोजन से बचना बहुत ज़रूरी है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है बैरियर प्रोटेक्शन, जिसको हम कहते हैं कवरिंग द सरफेस विथ पेंट, ऑयल, ग्रीस एट्सेट्रा। जब हम किसी मेटल को ऑयल, पेंट, ग्रीस के द्वारा कोटेड कर देते हैं, कवर कर देते हैं, तो इनकी जो कोट होती है, जो लेयर होती है, वो एक बैरियर की तरह से काम करती है बिटवीन द मेटल एंड आउटर मोस्ट एटमॉस्फेरिक गैसेस, मॉइस्चर्स, एसिड्स, एल्कली एट्सेट्रा। और इस प्रकार से उन्हें ये जो है बचाती है कोरोजन से। बिस्फिनोल का भी इस्तेमाल किया जाता है बैरियर प्रोटेक्शन के तौर पर। दूसरा मेथड होता है, अनदर सिंपल मेथड इज टू कवर द सरफेस बाय अदर मेटल। और एक मेथड है जिसके द्वारा हम कोरोजन से बच सकते हैं, और वो मेथड है कवरिंग द मेटल सरफेस बाय अनदर मेटल। ऐसे मेटल्स को जिनको हम किसी मेटल की सरफेस पर कोटिंग कर देते हैं तो उनको हम कहते हैं सैक्रिफाइशियल मेटल। क्योंकि ये जो मेटल होते हैं, इन मेटल्स का स्वयं का तो ऑक्सीडेशन हो जाता है, स्वयं का तो कोरोजन हो जाता है, लेकिन मेटल्स, रिक्वायर्ड मेटल्स का कोरोजन ये नहीं होने देते। इसका एक एग्जांपल है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन के प्रोसेस में हम जिंक मेटल की कोटिंग आयरन पर कर देते हैं, स्टील पर कर देते हैं। ऐसा करने पर जिंक मेटल का कोरोजन तो हो जाता है, लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट आयरन का कोरोजन नहीं होता। तो ये सैक्रिफाइशियल इलेक्ट्रोड मेथड कहलाता है, क्योंकि इसमें हम जिस मेटल की कोटिंग करना चाहते हैं उसका एनोड बना देते हैं,
जिस मेटल से कोटिंग करना चाहते हैं उसको एनोड बनाते हैं, और जिसका कोटिंग करना होता है उसका हम कैथोड बना देते हैं। आयरन को कैथोड बना दें, जिंक को एनोड बना दें, तो क्या होता है कि जिंक की कोटिंग हो जाती है आयरन मेटल के ऊपर, और इस प्रकार से आयरन सुरक्षित हो जाता है और आगे इसका कोरोजन नहीं होगा। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग, गैल्वनाइजेशन, एनोडाइजेशन, ये जितने मेथड हैं, इन सभी मेथड्स को हम कहते हैं सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड। इसे कहते हैं सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, क्योंकि इसमें हम किसी इलेक्ट्रोड को सैक्रिफिशियल इलेक्ट्रोड की तरह से इस्तेमाल करते हैं जो स्वयं को सैक्रिफाइस करता है और ऑब्जेक्ट को सेव कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।